सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संविधान का पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो यूजर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है। दोस्तों, ये ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा यह लाया गया पहला एक्ट था। इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया पहला एक्ट था। इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इससे पहले तो मन में ये क्वेश्चन ये आता है कि आखिर बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव था। ये क्वेश्चन भी आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है, कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इस एक्ट के तहत। इसके बाद और इस एक्ट के तहत क्या हुआ? एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन किया गया। एक कार्यकारी परिषद गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य थे। आप चारों सदस्य का नाम भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है कि कौन कौन थे। तो फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मॉनसन थे और बारवेल थे। इसको आप याद भी रख सकते हैं। किस प्रकार से याद रखेंगे? तो फ्रांसीसी जो थे बहुत क्लेवर थे, बार बार उनको मनाना पड़ता था। फ्रांसीसी जो थे वो बड़ी क्लेवर थे, बार बार उनको मनाना पड़ता था। तो फ्रांसिस हो गया, क्लेवर से हो गया, क्लेवरिंग हो गया और बार बार मनाना पड़ता था, यानी बारवेल मॉनसन, मनाना पड़ता था यानी मॉनसन हो गया। ठीक है, चलिए 2 फैक्ट इसमें हम लोग जान गए कि इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। इसमें चारों का नाम हम याद रख सकते हैं, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल। चलिए, इसके बाद देखिए, इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, जिस समय ये स्थापना किया गया था, ये डेट भी पूछता है, तो ये किया गया था 1774 ईस्वी में। और ये 3+1 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। मतलब कि इसमें मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी टोटल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, 3 अन्य और 1 मुख्य न्यायाधीश। कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है कि जिस समय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? द एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे, याद रहेगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया और उस समय मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को बनाया गया था। तो अभी तक हम लोग 3 फैक्ट पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने एवं भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब इस एक्ट के तहत कोई भी कर्मचारी जो है वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे और किसी भारतीय से कोई उपहार नहीं ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं। इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी जो 3 प्रेसिडेंसी पहले अलग अलग था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, ये तीनों को किसके अधीन कर दिया गया? तो ये दोनों को, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य अपना नाम याद रख सकते हैं, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और इधर बारवेल और मॉनसन।
ठीक है। इसके बाद कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्बे, ठीक है। और इस एक्ट के तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित किया गया और किसी भी भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंधित लगाया गया। इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। गवर्नर जनरल भी पूछेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। और पिट्स इंडिया एक्ट भी किसके समय में आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। तो अब ये सवाल उठता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसकी देखरेख करता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था राजनैतिक मामले की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और व्यापारिक मामले की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। देखिए, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? तो कंट्रोलिंग राजनीति में होता है। कंट्रोल कहाँ होता है? राजनीति में होता है। और डायरेक्टर कहाँ होता है? तो व्यापार में। जैसे कोई कंपनी आप खोले तो उसका एमडी हो गया, उसका डायरेक्टर हो गया, ठीक है। तो व्यापार में क्या होगा? डायरेक्टर होगा। और कंट्रोल कहाँ होगा? तो राजनीति में होगा, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक मामलों की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 67वें बीपीएससी और दरोगा के लिए स्पेशली ये वीडियो है। और इसमें क्या किया गया? परिषद की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। पहले कितना था परिषद? 4 सदस्यीय था। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत परिषद की संख्या घटाकर कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 1786 का अधिनियम, 1786 के अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। मतलब समझिए इसको कि एक तरह से इसको वीटो शक्ति, एक तरह से गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दिया गया। जिस प्रकार राष्ट्रपति को वीटो शक्ति है कि कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, लौटा सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने एवं लागू करने को अधिकार दिया गया, ठीक है। और इसके तहत भी जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां किस एक्ट के तहत दिया गया? तो 1786 के अधिनियम के तहत। एक क्वेश्चन और आता है कि दोनों अधिकार किस गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 1786 के एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट में 2 फैक्ट याद रखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई और इसके तहत परिषद की संख्या को घटाकर 3 कर दी गई। 1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दिया गया। इसके तहत वो परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था या उसको लागू कर सकता था, ठीक है। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, इस बात पर गौर करिएगा कि प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई, ठीक है। प्रधान सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई और ये दोनों शक्तियां प्रदान करने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी के अधिकार को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अभी क्या हम लोग पढ़े? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़े 1786 का अधिनियम पढ़े और 1793 का चार्टर एक्ट पढ़े,
ठीक है। तो ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, तो कंट्रोलिंग कहाँ होता है, तो राजनीतिक मामलों में। तो राजनीतिक मामलों को देख रेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर कहाँ होता है, तो डायरेक्टर होता है व्यापार में, यानी व्यापारिक मामलों को देख रेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। चलिए, और परिषद की संख्या को घटाकर 3 कर दी गई। फिर क्वेश्चन आएगा कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्रदान किया गया, तो 1786 के अधिनियम के तहत। और क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, तो ये भी 1786 के अधिनियम के तहत। और ये दोनों अधिकार प्राप्त करने वाले गवर्नर कौन थे, तो ये दोनों अधिकार प्राप्त करने वाले गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है। इसके बाद 1793 में ज्यादा कुछ नहीं, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर था। और अगर महारानी पूछेगा तो एलिजाबेथ। ठीक है। इसके बाद देखिए 1813 के चार्टर है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है। तो इसके तहत क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600। ये इसका कार्य क्या था, तो इसका कार्य यही था कि पूरब के साथ अर्थात भारत के साथ व्यापार करने के लिए इसको इजाजत मिली थी। पहले तो 15 वर्षों के लिए मिला था, फिर इसको आजीवन मिल गया था, लेकिन यहाँ पे इसके अधिकार को सीमित किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि सभी व्यापारिक अधिकार इससे क्या कर लिए, छीन लिए गए। केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया। यानी चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए। ठीक है। इसमें दूसरा फैक्ट क्या याद रखिएगा कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किए जाने का प्रावधान किया। प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया। तीसरा फैक्ट आप क्या याद रख सकते हैं, तीसरा फैक्ट इसमें था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है। तो 3 फैक्ट 1813 के चार्टर एक्ट से चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया। फिर भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। और तीसरा, ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक 1813 के चार्टर क्लियर हो गए। इसके बाद देखिए 18 आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर नोट्स आप बना लेते हैं तो हम नहीं समझते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला है। चलिए, इसके बाद देखिए 1833 के चार्टर एक्ट। तो अभी हम लोग पढ़े 1773 के रेगुलेटिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया, जिसके तहत 3 मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए, एलिजा इमले। क्या नाम था, एलिजा इमले था। इस एक्ट के तहत और क्या प्रावधान किया गया, तो एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई। इसके बाद देखिए 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या क्या फैक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पहला बात क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गौर कीजिए, पहले था बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है। कौन से अधिनियम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है। दूसरा फैक्ट था कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी प्रशासनिक कार्य के लिए अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि सरकारी सेवा के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे कि आपका जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, आपका धर्म क्या है। यानी जाति, लिंग, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत यह अधिकार भारतीयों को दिया गया। आप कह सकते हैं कि प्रशासन में कुछ हिस्सा भारतीयों को मिला तो इसी अधिनियम से मिला। ठीक है। तो सरकारी सेवा के लिए जाति, लिंग, धर्म के लिए जाति, लिंग, धर्म के आधार पर इनको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा इस अधिनियम के तहत। ठीक है। इसके बाद देखिए, परिषद में एक कानूनी सदस्य कह सकते हैं चौथा सदस्य। ठीक है। चौथा सदस्य की नियुक्ति की गई, एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कानूनी सदस्य की नियुक्ति, एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट। और वो कानूनी अधिकारी कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है। तो इसके तहत क्या क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जाति, लिंग, धर्म के नाम पर सरकारी सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति को अब अयोग्य नहीं ठहराया जाए। यानी हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के कारण भारतवासियों को प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी दिया गया। ठीक है। प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस अधिनियम के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। और वह कानूनी अधिकारी कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। और कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये 3 फैक्ट याद रखेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सरकारी सेवा के लिए जाति, लिंग, धर्म के नाम पर के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाए। और एक कानूनी सदस्य अर्थात चौथा सदस्य जो यहाँ पे देखिए फिट्स इंडिया एक्ट में देखिए परिषद की संख्या 3 कर दिया गया था। अब यहाँ पे 4 किया गया, एक कानूनी सदस्य जो। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए 1853 का अधिनियम चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट आता है। अभी तक हम लोग पढ़ लिए 1773 का रेलवे एक्ट, इसके बाद 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1784-86 याद रखिएगा, फिर 1793 याद रखिए, 1813 और 1833। अच्छा, एक फैक्ट और इसमें है, याद रखिएगा कि 1813 और 1833 में एक क्वेश्चन दोनों से रिलेट करके हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार को छीन लिया गया, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया। पहले चाय था और चीन के साथ व्यापार कर सकता था, लेकिन 1833 के अधिनियम के तहत, चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ भी व्यापार को छीन लिया गया और चाय के व्यापार को भी छीन लिया गया। मतलब कि सभी व्यापारिक अधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को वंचित किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 के अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 1853 के चार्टर एक्ट क्या था? इसमें क्या था? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विधान परिषद की नियुक्ति। तो क्वेश्चन अगर बनेगा कि किस अधिनियम के तहत विधान परिषद की नींव पड़ी, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और दूसरा देखिए, पहले जो सिविल सेवकों का जो नियुक्ति होता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की नियुक्ति एवं चयन
खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाने लगा। तो दो फैक्ट इससे याद रखेगा कि सिविल सेवकों की नियुक्ति एवं चयन खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। ठीक है। और दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि विधान परिषद की नींव किस अधिनियम के तहत रखा गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत रखा गया। ठीक है। तो 1853 में दो फैक्ट याद रखना है आपको। पहला फैक्ट क्या याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत विधान परिषद की नींव रखी गई, और दूसरा क्या रखा गया कि इस अधिनियम के तहत जो पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था, अब जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाने लगा। ठीक है। इसके बाद 1858 का अधिनियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 1857 का क्रांति जब होता है, इसके बाद 1858 का अधिनियम आता है। तो इस अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसको समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त किया गया, और शासन, भारत में जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के यानी ब्रिटिश ताज के अधीन किया गया। और उस समय महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया। ठीक है। 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया, और प्रशासन जो है किसके अधीन आ गया? तो ब्रिटिश ताज के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ठीक है। यानी ब्रिटिश महारानी के अधीन आ गया, विक्टोरिया के अधीन आ गया। और इसका एक प्रतिनिधि होता था, डायरेक्ट प्रतिनिधि जो है, मतलब कि महारानी का प्रतिनिधि, जिसको वायसराय कहा गया। वायसराय कहा गया, यानी गवर्नर जनरल को हटाकर अब यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। और 1858 के समय में, और इसको फिर वायसराय बनाया गया। इसलिए क्वेश्चन आता है कि अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, और ये इसका प्रतिनिधि था। तो ये डायरेक्ट जो है महारानी का प्रतिनिधि। ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, उसी प्रकार जो कैनिंग था वो किसका प्रतिनिधि मतलब कि था? तो ये विक्टोरिया। और ये इसने जो महारानी का पत्र जो है पढ़कर सुनाया था, ये भी क्वेश्चन आता है कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद। ठीक है। कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में सुनाया था। ठीक है। तो ये था 1858। हाँ, और इसके तहत 1858 के तहत एक फैक्ट और याद रखिएगा, एक राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। ठीक है। राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, और इसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय भारतीय मंत्री परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। तो राज्य सचिव बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे चार्ल्स वुड। ठीक है। कौन व्यक्ति थे? चार्ल्स वुड। तो राज्य सचिव पद का सृजन हुआ। इसके देखरेख करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, और प्रथम राज्य सचिव कौन थे? चार्ल्स वुड थे। ठीक है। तो 1858 इतना बात याद रखना है। तो 1858 में पहला बात ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया, और शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया। और उस समय महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। और भारत का जो गवर्नर था अब वायसराय कहा जाने लगा। और प्रथम वायसराय या अंतिम गवर्नर, प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और कैनिंग जो था किसका सीधा प्रतिनिधि होता था? तो वो विक्टोरिया यानी महारानी का। और ये कहाँ जो है पत्र पढ़कर सुनाया था? तो इलाहाबाद में। एक राज्य सचिव के पद का सृजन किया। ठीक है। और राज्य सचिव कौन था? राज्य सचिव कौन बना था? प्रथम राज्य सचिव कौन था? तो चार्ल्स वुड था। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद की भी स्थापना की। ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन बनेगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और अभी क्वेश्चन क्या बना कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इसके बाद देखिए 1861 का अधिनियम, इसके तहत 2 बातें। विशेष परिस्थिति में
गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अध्यादेश, जिसका अवधि 6 माह होता था, जिसका अवधि कितना माह होता था? 6 माह। ठीक, जैसे राष्ट्रपति का भी अध्यादेश अनुच्छेद आगे हम लोग पढ़ेंगे 123 में है, और इसका भी जब अध्यादेश कब लागू होता है? जब संसद की कार्यवाही बंद हो और कानून बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और इस अध्यादेश का प्रभाव 6 माह तक रहता है। और जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हो जाती है तो 6 सप्ताह के भीतर इसे लागू होना होता है, नहीं तो ये स्वतः क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन अगर दे दे कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश लाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1861। और एक क्वेश्चन दे दे कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1786। और अध्यादेश पूछेगा तो 1861। और अगर गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति पूछे तो कब बताना है? 1786। और अध्यादेश पूछे तो 1861। ठीक है, तो अध्यादेश कितने माह का? 6 माह। और इसमें एक चीज हुआ कि विभागीय बंटवारा किया गया। विभागीय बंटवारा किया गया मतलब कि हर विभाग का अलग अलग प्रमुख, जैसे कि यहाँ पे भी एक शब्द मंत्रिमंडल आता है, मंत्रिमंडल आता है, तो आप देखते हैं कि मंत्रिमंडल में सब विभाग का अलग अलग प्रमुख है। रक्षा मंत्री कोई और है, विदेश मंत्री कोई और है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे 1861 के अधिनियम में क्या किया गया कि विभागीय बंटवारा किया गया। तो आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का नींव रखा गया, क्योंकि मंत्रिमंडल में ही तो सबका विभाग अलग अलग होता है। प्रधानमंत्री का अलग होता है, फिर रक्षा मंत्री, फिर गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री। तो उसी प्रकार से यहाँ पे विभागीय बंटवारा किया। तो 1861 में 2 बात याद रखिएगा कि अध्यादेश, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, और विभागीय बंटवारा या कह सकते हैं मंत्रिमंडल की नींव। तो मंत्रिमंडल की नींव किस अधिनियम के तहत? 1861। और अगर विधान परिषद की नींव पूछेगा तो 1853। और मंत्रिमंडल की नींव पूछेगा तो 1861। तो दोस्तों ये था आपको 1861। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आज का क्लास हम यहीं तक रोकते हैं। इसके बाद हम लोग 4-5 और रह गए हैं। एक्ट 1891 का अधिनियम बचेगा। इसके बाद 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार, 1919 का आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और फिर 1935 का भारत शासक अधिनियम। यही 4 आपको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इसको क्या करिएगा कि एक बार इसको नोट्स बना लें और लिखने का कोशिश करें। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। और चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। इधर 1853 का चार्टर एक्ट, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों को भर्ती परीक्षा, खुली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति किया जाने लगा। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ? विधान परिषद की नींव पड़ी। फिर 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। और महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। फिर गवर्नर जनरल का वाइसराय कहा जाने लगा। प्रथम वाइसराय कौन बना? तो प्रथम वाइसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। फिर राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया और राज्य सचिव कौन बना? तो चार्ल्स वुड बना। और चार्ल्स वुड बना और इसको सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। इसके बाद 1861 में 2 फैक्ट याद रखना। पहला फैक्ट क्या है कि विभागीय बंटवारा किया गया और इस अधिनियम के तहत वाइसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब रेगुलर वे में आपको वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आप 67वें बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।